Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel again. हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, जिसमें हमने ये देखा था कि वास्तव में किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्वयं एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है। और अगर प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की तरह कार्य करेगा तो वो छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित करेगा, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं आगे नए तरंगाग्र का निर्माण करती हैं। इस प्रकार हम किसी भी तरंगाग्र की पोजीशन से उससे नेक्स्ट बनने वाले तरंगाग्र को या उससे प्रीवियस वाले तरंगाग्र की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा था कि ये परावर्तन की घटना को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये परावर्तन के नियम की पालना करता है, जो ये कहता है कि समतल सतह पर सदैव आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, जो हमने लास्ट क्लास में प्रूफ भी किया था। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे समतल सतह पर अपवर्तन की हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये देखेंगे कि क्या हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समतल सतह से अपवर्तन की व्याख्या करता है या नहीं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रे ऑप्टिक्स में कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन बेसिकली प्रकाश की एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश मीडियम चेंज करने पर अपनी स्पीड भी चेंज कर देता है और अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसी घटना को हमने अपवर्तन कहा था, या सरल शब्दों में कहे तो अपवर्तन का मतलब है मीडियम चेंज होने पर प्रकाश का मुड़ जाना, उसे हमने अपवर्तन कहा था। और समतल सतह से अपवर्तन का जो नियम है गाइस, वो नियम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है। जहां पर भी अपवर्तन का यूज होता है उस नियम का जिक्र होता ही होता है, जिसे हमने कहा था स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम बेसिकली क्या है? ये कहता है कि किसी भी अपवर्तक पृष्ठ के लिए साइन आई अपॉन साइन आर यानी आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव स्थिर होता है, नियत रहता है, और उसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने 11th चैप्टर में डिस्कस किया था कि अपवर्तनांक का सीधा सीधा मतलब है किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को कितना मोड़ा जाता है। अगर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो प्रकाश को ज़्यादा मोड़ा जाएगा और कम होगा तो कम मोड़ा जाएगा। इससे हम डिटेल में रे ऑप्टिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं करेंगे। हम केवल ये देखेंगे कि हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत अपवर्तन की व्याख्या करता है या नहीं, यानी कि स्नेल लॉ फॉलो करता है या नहीं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस by principle of secondary wavelength। यानी कि समतल सतह से अपवर्तन की व्याख्या द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से। तो हम यहाँ पे एक अपवर्तक पृष्ठ कंसीडर कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक अपवर्तक पृष्ठ है Mn। ये एक अपवर्तक पृष्ठ है जिसके ऊपर विरल माध्यम है और जिसके नीचे सघन माध्यम है। तो इसके ऊपर जो विरल माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल हम मान लेते हैं V1, ठीक है। और इसके नीचे जो सघन माध्यम है इसमें प्रकाश की चाल मान लेते हैं V2। हमने एक अपवर्तक पृष्ठ माना जिसके ऊपर विरल माध्यम है, उसमें प्रकाश की चाल V1 कंसीडर की है और इसके नीचे प्रकाश की चाल V2 कंसीडर की है। और हम ये मानते हैं कि V1 जो है वो V2 से ज़्यादा है, मतलब ऊपर प्रकाश ज़्यादा वेग से ट्रैवल करेगा और नीचे वाले मीडियम में प्रकाश कम वेग से ट्रैवल करेगा। अब इस अपवर्तक पृष्ठ पर हम एक समतल तरंगाग्र को आपतित करवाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इस अपवर्तक पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र आपतित होता है AB। इसका अपन नाम दे देते हैं AB। ये एक समतल तरंगाग्र है AB और इस पर 3 हम अभिलंबवत रेखाएं कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 3 अभिलंबवत रेखाओं के
अनुदिश ट्रैवल कर रहा है। इस प्रकार से रेखाओं का नाम दे देते हैं 1, 2 और 3। तो हमने क्या बताया कि किसी अपवर्तक पृष्ठ पर या इसे अंतरा पृष्ठ भी कह सकते हैं जहां दोनों माध्यम उपस्थित होता है, ऊपर विरल है नीचे सघन है। एक अंतरा पृष्ठ पर समतल तरंगाग्र AB आपतित होता है और ये रेखा 1, 2 और 3 के अभिलंबवत ट्रैवल कर रहा है। मतलब रेखा 1, 2 और 3 इसके अभिलंबवत है, 90 डिग्री है। हम पढ़ चुके ऑलरेडी कि तरंगाग्र के लंबवत जो दिशा होती है वो तरंग संचरण की दिशा होती है, मतलब तरंगाग्र इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। अब हमने ये पढ़ा है कि हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये कहता है कि इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्वयं एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा, और अगर नए स्रोत की तरह कार्य करेगा तो वो भी तरंगाग्र उत्सर्जित करेगा जो ट्रैवल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अभिलंब यहाँ पे बना देते हैं अपन, ठीक है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर आपतित हो रहा है, ये इसका अभिलंब है N1। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसे सदैव हम आपतन कोण कहते हैं, यानी I कहते हैं। क्लियर। अब हम क्या देखते हैं गाइस कि बिंदु B से उत्सर्जित तरंगाग्र t समय में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय, ठीक है। अब ऊपर कौन सा माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है जिसमें वेग है v1। तो t समय में कितनी दूरी ट्रैवल होगी यहाँ पे v1 इंटू टी। तो बिंदु B से उत्सर्जित तरंगाग्र t समय में v1t दूरी ट्रैवल करते हुआ कहाँ पे पहुंच जाता है, B डैश पर पहुंच जाता है। कितनी दूरी ट्रैवल की है इसने, v1 इंटू टी, याद रखिएगा। बिंदु B से उत्सर्जित तरंगाग्र t समय में v1t ट्रैवल डिस्टेंस करके B डैश पर पहुंचता है। इतने ही समय में इस बिंदु A से उत्सर्जित तरंगाग्र कितनी दूरी ट्रैवल करेगा। तो इस बिंदु A से उत्सर्जित तरंगाग्र इतनी ही दूरी ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि अब ये बिंदु A से उत्सर्जित तरंगाग्र दूसरे माध्यम में ट्रैवल कर रहा होगा, और अगर दूसरे माध्यम में ट्रैवल करेगा तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है v2। तो इतने ही समय में A से उत्सर्जित तरंगाग्र v2t ट्रैवल डिस्टेंस करेगा, और ये v2 चूंकि v1 से कम है, मतलब इस बिंदु A से उत्सर्जित तरंगाग्र कम दूरी ट्रैवल करेगा। इसने अगर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की है तो ये इससे कम दूरी ट्रैवल करेगा। पहली बात कि ये किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम है, तो अभिलंब के पास आएगी। तो ये अभिलंब के पास आएगी, इस तरह से जानी तो सीधी चाहिए थी लेकिन अभिलंब के पास आएगी और कम दूरी ट्रैवल करेगी, क्योंकि ये सघन माध्यम है और इसमें प्रकाश की चाल कम है। तो इतने ही समय में इस बिंदु A से उत्सर्जित तरंगाग्र v2t डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कितनी डिस्टेंस, v2 इंटू टी, और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम होगी क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम है, तो ये दूरी भी कम ट्रैवल करेगा और कहाँ पे पहुंच जाएगा, A डैश पर, बिंदु A डैश पर पहुंच जाएगा। इस बिंदु A डैश और B डैश को हम एक सरल रेखा से मिला देते हैं। तो बिंदु A डैश और B डैश को एक सरल रेखा से हम मिला देते हैं इस प्रकार से। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। बिंदु A डैश और B डैश को सरल रेखा से मिलाते हैं तो ये जो A डैश B डैश है ये अपवर्तित तरंगाग्र को शो करता है। ये तो मेरे पास आपतित तरंगाग्र है AB और A डैश B डैश अपवर्तित तरंगाग्र है। क्लियर। यहाँ पर भी हम एक अभिलंब बना देते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर हम एक अभिलंब बना देते हैं इस तरह से। इस अभिलंब को नाम दे देते हैं N। तो जानी तो यहाँ से जो किरण आएगी, ये जो किरण आ रही है इस प्रकार से, ठीक है, इसका भी अपवर्तन होगा और ये किरण इस प्रकार से जाएगी, यहाँ से भी किरण इस प्रकार से जाएगी और इसकी किरण भी कुछ इस प्रकार से ट्रैवल करेगी। ये तीनों किरणें वापस इसके अभिलंबवत होगी इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं 1 डैश, इसको 2 डैश और इस किरण को 3 डैश। तो हम क्या देखते हैं गाइस कि अपवर्तित किरण जितना कोण बनाती है उस कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये अपवर्तित किरण जितना कोण बनाएगी उस कोण को हम क्या कह देते हैं, अपवर्तन कोण R। इसको हम रेड से लिख देते हैं ताकि आपको पता चलेगा। इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण R। आपतित किरण जितना कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण I। मैं यहाँ पे आपतन कोण I बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसे आपतित किरण कोण I कहेंगे। तो हमने मोटे मोटे तौर पे क्या डिस्कस किया, एक बार वापस उसका रिव्यू कर लेते हैं। देखिए आराम से, किसी भी एक अंतरा पृष्ठ है MN, इसके ऊपर विरल माध्यम है, इसके नीचे सघन माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है जो कि ज्यादा है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है जो कि कम है। विद्या मैंने v1 इज ग्रेटर देन v2। इस अंतरा पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र AB आपतित होता है
जिस पर किरण 1, 2 और 3 अभिलंबवत हैं, मतलब ये किरण 1, 2 और 3 के अभिलंबवत ट्रैवल कर रहे हैं। हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये कहता है कि इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्वयं एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा। अगर नए स्रोत की तरह कार्य करेगा तो तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। तो बिंदु B से उत्सर्जित तरंगाग्र या तरंगिकाएं t समय में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, v1 × t, क्योंकि ये ऊपर है और ऊपर किस माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी, v1t डिस्टेंस ट्रैवल करके ये कहाँ पे आ जाएगा, b' पर। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण I। बिंदु A से उत्सर्जित तरंगाग्र इतने ही समय में, t समय में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि ये दूसरे माध्यम में आ जाएगा, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, v2 × t। अब ये अपवर्तित भी होगी, किरण जानी तो सीधी क्षेत्र लेकिन अभिलंब के पास आ जाएगी, हम पढ़ चुके इससे पहले। तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण R कहते हैं। क्लियर। अब कुछ एंगल हम देख लेते हैं, समझिए आराम से। अगर ये वाला एंगल मेरे पास I है गाइस, ठीक है, ये वाला एंगल मेरे पास I है, तो ये वाला एंगल मेरे पास I होने के कारण ये वाला एंगल मेरे पास है 90, ये वाला एंगल मेरे पास I, तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना बनेगा, देखिए ये पूरा का पूरा I, ये है पूरा 90, तो ये कितना बनेगा, 90 - I बनेगा। ये 90 - I और ये मेरे पास कितना दे रखा है, 90। तो इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों कोणों को हम 180 में से माइनस करेंगे तो ये कोण आ जाएगा। तो हम माइनस कर देते, कितना आएगा, 180 में से पहले तो 90 माइनस करना है और फिर 90 - I माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 180 में से 90 गया 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस I, तो ये मेरे पास एंगल कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। क्लियर। तो इस एंगल की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी I। इसी तरह से हम क्या देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसी तरह से ये पूरा एंगल मेरे पास कितना है, R, ये पूरा एंगल मेरे पास कितना दे रखा है, 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 90 - R। ये कितना एंगल है, ये दे रखा ऑलरेडी 90, ये 90 - R, ये 90, तो ये निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, जैसे अपने ऊपर किया वैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी R। क्लियर है गाइस। तो मुझे इनकी वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, बस ये 90 रफ कर देता हूँ, ये 90 - R रफ कर देता हूँ, ठीक है, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। इसी तरह से मुझे इस 90 की आवश्यकता नहीं, 90 - ये केवल मैंने आपको एंगल बताया है कि हम I और R कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये वाला एंगल मेरे पास बनेगा I और ये वाला एंगल मेरे पास बनेगा R। तो हम ये देखते हैं कि इस अपवर्तक पृष्ठ पर समतल तरंगाग्र इस तरह से आपतित होता है और इसके अंदर इस तरह से अपवर्तित हो जाता है। क्लियर है गाइस। अब यहाँ पे दो एंगल, दो त्रिभुज यहाँ पे मेरे पास बनेंगे, एक तो है A D B' और एक है A B'। क्लियर। यहाँ पे हम इस वाले त्रिभुज को अगर देखें, कौन सा त्रिभुज है, A B B', तो देखिएगा क्या आएगा इसमें, त्रिभुज A B B' में हम निकालते हैं साइन I। क्या निकालते हैं, साइन I। ये वाला एंगल है I, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने यानी I के सामने वाली भुजा तो लंब होगी, लंब कितना दे रखा है, B B'। ये देखिए I के सामने वाली भुजा लंब है जो है B B', ये आ जाएगा B B'। और अपॉन कर्ण, कर्ण होता है 90 डिग्री सामने वाली भुजा, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा कितनी दे रखी है, A B', तो ये आ जाएगा A B'। क्लियर। इसको दे दिया मैंने समीकरण 1। इसी प्रकार हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज A B', A B', ये वाला त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज में हम निकालेंगे साइन R, तो त्रिभुज A B' में हम यहाँ पे निकालेंगे साइन R। साइन थीटा अगेन होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे देखिए R के सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब कितना है, A', तो ये आ जाएगा A' और कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये 90 डिग्री, इसके सामने ये भुजा है कौन सी, A B', तो ये आ जाएगा A B'। इसको दे दिया मैंने समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे देते हैं, भाग। तो समीकरण 1 में भाग देते हैं किसका, समीकरण 2 का। तो हमारे पास आ जाता है साइन I अपॉन साइन R बराबर, ये क्या है मेरे पास, B B' अपॉन A B'। इसमें किसका भाग देंगे, A अपॉन
ए बी डैश का, यहाँ ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर बी बी डैश और अपॉन ए डैश। अब देखिए बी बी डैश का है मेरे पास ये रहा, तो बी बी डैश की वैल्यू मेरे पास दे रखी है v1 इंटू टी, तो सिंस बी बी डैश का मान दे रखा है v1 इंटू टी और ए डैश का मान है v2 इंटू टी, ए डैश का मान मेरे पास दे रखा है v2 इंटू टी। वैल्यू पुट अप कर देते हैं, यह आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर v1 टी और अपॉन v2 इंटू टी। ये t से t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर v1 अपॉन v2 और यही स्नेल का लॉ कहलाता है। स्नेल का लॉ क्या कहलाता है? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पर भी हम देखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर v1 क्या है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और अपॉन v2 जो है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये बराबर आएगा प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम देखते हैं कि इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो हम क्या देखते हैं कि ये स्नेल के नियम की पालना करता है, मतलब कि तरंगाग्र से के रूप में ही प्रकाश उत्सर्जित होता है किसी भी प्रकाश स्रोत से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस? ठीक, तो हमने क्या देखा मोटे मोटे तौर पे कि हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से हम प्रकाश के परावर्तन की भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, जिसमें परावर्तन की नियम का वो पालन करता है, मतलब प्रकाश वास्तव में तरंगाग्र के रूप में ही उत्सर्जित होता है। और हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से हम अपवर्तन की भी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अपवर्तन के नियम यानी स्नेल लॉ का पालन करता है, यानी वास्तव में प्रकाश तरंगाग्र के रूप में ही उत्सर्जित होता है। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।